Shakespeare Nama, all about the bard. Okay, so today we are going to discuss the important quotations of Macbeth. And you know that we have already done three plays of Shakespeare, which are very important. You know that they are known as the great tragedies of Shakespeare, and they have been written in the most mature period of Shakespeare. ठीक है, जब शेक्सपियर का सबसे मेच्योर पीरियड चल रहा था, जब उनकी राइटिंग स्टाइल बहुत ही मतलब एक कह सकते हैं कि जैसे एक ओरिजिनल वाली फीलिंग आ गई थी कि अब जो शेक्सपियर लिख रहे हैं सब अपना लिख रहे हैं। अब उनकी जो क्वालिटी थी लिखने की, प्रोज स्टाइल या फिर जो ब्लैंक वर्स की स्टाइल, उसमें भी बहुत ज़्यादा पैनापन आ गया था, बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी आ गई थी। तब शेक्सपियर ने इन प्लेज को लिखे हैं, इसलिए इन प्लेज को शेक्सपियर का स्पेसिमेन बोला जाता है। और यहाँ तक कि जितने भी एग्जामिनेशन हैं, ओके, नियरली इन ऑल एग्जामिनेशन क्वेश्चन फ्रॉम दीज थ्री प्लेज, दीज फोर प्लेज ऑलरेडी कम, ऑलवेज कम। ओके, और आप ये देखते हैं कि ये प्लेज ऐसे हैं जहां से मतलब जो कोटेशंस है मैक्सिमम एग्जाम में, जैसे आपके टीजीटी की बात की जाए चाहे पीजीटी की बात की जाए, तो हमने देखा कि जो कोटेशन कवर किए जा रहे हैं वो इन जो फोर मेजर प्लेज हैं इन्हीं से किए जा रहे हैं बहुत ज्यादा। और सबसे ज्यादा यदि कोटेशन किसी प्ले से पूछा जाता है तो वो है मैकबेथ। अच्छी तरह से आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि मैकबेथ आपके लिए बहुत बड़ा प्ले साबित होने वाला है किसी भी एग्जाम में, अगर वहां शेक्सपियर पूछे जाते हैं तो। उसके बाद किसी का नंबर आता है तो वो है हैमलेट। ये दो प्लेज हैं जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कोटेशन वाली लाइनें हैं तो मैकबेथ में है, जिसकी हर लाइन को आप नोट कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। तो आज हम मैकबेथ के कोटेशंस को डील करने वाले हैं और फिर देखते हैं कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है, क्योंकि मैंने जानबूझ के आप लोग को होमवर्क दिया था और उम्मीद है कि आप सभी ने होमवर्क जरूर किया होगा। तो सबसे पहला कोटेशन, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। चलिए बताइए भाई, इस कोटेशन को किसने बोला है? थ्री विचेस। ओके, तो ये सबसे पहला आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये प्ले मैकबेथ प्ले में जो सबसे पहला सीन स्टार्ट होता है वो विचेज के साथ ही स्टार्ट होता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का ये हमेशा बन सकता है कि विचेज वी आर इंट्रोड्यूस्ड विद द विचेज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कब? एक्ट 1 सीन 1। आप दो लोग देख रहे होंगे कि मैंने 1.1 1.2 ऐसे 1.5 लिखा है, इसका मतलब पहले वाला एक्ट है, दूसरा वाला सीन है। ठीक है, तो एक्ट 1 सीन 1 में हम मिलते हैं और ये पर्टिकुलर किसके द्वारा बोला गया है, एक सेकेंड मैं लिखते भी चलता हूँ। तो और फिर उसके बाद अभी कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं जो पूरा टेक्स्ट है मेरे पास मैकबेथ का, वहाँ से भी मैं आप लोग को बहुत सी चीज़ें दिखाऊंगा। फिलहाल अभी जो है ये बोला गया है विचेज के द्वारा। तो कितनी विचेज हैं? 3 विचेज एक साथ मिलके ये बात कहती हैं। ठीक है, तो जो एक्ट 1 सीन 1 है, यहाँ पे विचेज डिसाइड करती हैं कि हम मैकबेथ से मिलेंगे। ठीक है, हम मैकबेथ से मिलेंगे अगली सीन में, और वो मैकबेथ से जब मिलेंगे तो उसके लिए वो लोग एक लाइन भी बोलते हैं। क्या आप में से किसी को लाइन याद है? एनीवन? तो फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, ये 3 विचेस बोलती हैं। और ये तब बोलती हैं, ये एक्चुअली एक स्टेटमेंट देती हैं, ये मैकबेथ से मिलेंगी। कब मिलेंगी? बाद में मिलेंगी। और उसके लिए एक सिचुएशन बताती हैं, व्हेन द हर्ली बर्ली इज डन, व्हेन द बैटल इज लॉस्ट एंड मैन वन। ये ध्यान रखिएगा। तो एक्चुअली पहली विच, सबसे पहली विच यही बोलती है कि व्हेन शैल वी मीट अगेन, व्हेन शैल वी दी मीट अगेन इन थंडर लाइटनिंग और इन रेन। वो 3 कंडीशन रखती है कि हम अगली बार कब मिलने वाले हैं, थंडर में, लाइटनिंग में या फिर रेन में। ठीक है, तो दूसरी विच बोलती है, दूसरी विच की व्हेन द हर्ली बर्ली इज डन, व्हेन द बैटल इज लॉस्ट एंड वन। ठीक है, तो तब क्या हो जाएगा? जब सब कुछ जो चीजें फिनिश हो जाएंगी। और व्हेन द बैटल इज लॉस्ट, ये मेन दूसरी लाइन समझिए, जब बैटल क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा और एक पार्टी बैटल को विन कर लेगी। यानी इसका मतलब इन विचेज को पहले से ही पता है कि बैटल कौन हारने वाला है और कौन जीतने वाला है। तो थर्ड कह रही है कि दैट विल बी एट द सेट ऑफ द सन, यानी ठीक इवनिंग का समय होगा, सन के ठीक डूबने के ठीक पहले हम मिलेंगे। ठीक है, तो फिर इस तरह लास्ट में सब एक साथ बोलती हैं, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, हावर थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर। ठीक है, तो ये पहले एक्ट का जो है एक सीन, पहला सीन था जो मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताई। तो आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है जरूर कि ये किस विच ने बोला है, क्योंकि ये एक्चुअली एकदम शुरू में है और वो आपसे आशा कर सकते हैं कि आप बताएंगे। और स्पेशली ये दूसरी वाली जो लाइन में बोल रहा हूँ, इसे आप लोग नोट भी कर लें कि व्हेन द हर्ली बर्ली इज डन, व्हेन द बैटल इज लॉस्ट एंड वन। ये वाली जो लाइन है ये किसने बोली है? ठीक है, तो ये अच्छी तरह से याद रखना कि ये सेकेंड विच ने बोली है। या ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हेन डिड द विचेज डिसाइड टू मीट मैकबेथ। ठीक है, तो उसके लिए भी आंसर होगा। या ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हेन डिड द विचेज डिसाइड टू मीट अगेन। ठीक है, इन द प्ले, तो उसके लिए भी एक क्वेश्चन ये वाला मतलब होगा कोटेशन। तो सबने नोट कर लिया है? व्हेन द हर्ली बर्ली इज डन, व्हेन द बैटल इज लॉस्ट एंड वन। बिल्कुल याद रखिएगा। हु हैज स्पोकन दीज लाइंस? बोलिए भाई एक साथ। सेकंड विच। ओके, बिल्कुल याद रखना। फर्स्ट थर्ड विच का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशन बता रहा है कि व्हेन दे आर गोइंग टू मीट अगेन। ओके, एंड दैट इज द मेन मेन कंडीशन। ओके, तो इसलिए ध्यान रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं जो सेकंड आपका जो है कोटेशन है, ये क्या बोला? आई फियर दाई नेचर, इट इज टू फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। ठीक है, ये कौन बोलता है? लेडी मैकबेथ। बहुत सही। तो ये लेडी मैकबेथ बोलती है एक्ट 1 सीन 5, बिल्कुल याद रखना है, एक्ट 1 सीन 5 में लेडी मैकबेथ बोल रही हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए एकदम क्लियर है कि ये मैकबेथ ये किसको बोल रहे हैं? हु हैज, ओके, टू फुल ऑफ मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपके एग्जाम का ये क्वेश्चन हो सकता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन किस तरह से घुमा घुमा के आपसे पूछ सकता है कि इन प्ले मैकबेथ हु हैज द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, who has been called having the milk of human kindness। बहुत सही, मैकबेथ को कहा गया है। क्यों कहा गया है? देखिए, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए उसके लिए रेडी रहिए, और लॉन्ग आंसर हर चीज के लिए रेडी रहिए। मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ मैकबेथ कि आपसे कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर कुछ भी कर दे, आप जवाब दे पाना। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि लेडी मैकबेथ को डर लगता है कि मैकबेथ किल कर पाएगा किंग डंकन को कि नहीं, इस बात का उन्हें डर है, और इस वजह से ये ऐसा बोलती हैं क्योंकि उनके अंदर ये लगता है कि मैकबेथ के अंदर ह्यूमैनिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये पता नहीं किंग डंकन को मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे। बुरे लोग को तो बहुत मारा है, लेकिन अच्छे लोग को मारने की इनके अंदर वो आ पाएगी शक्ति की नहीं आ पाएगी, इस बात का डर रहता है लेडी मैकबेथ को। फिर लेडी मैकबेथ तो अपने लिए भी बहुत खतरनाक है। कहती, कम यू स्पिरिट्स दैट टेंड ऑन मॉर्टल थॉट अफेक्ट्स मी हियर। बताइए, तो ये लेडी मैकबेथ नहीं बोला है, इसमें कोई शक नहीं है किसी को। इसमें और भी कुछ लाइन लेडी मैकबेथ ने बोला है, किसी को कुछ याद है? भाई देखिए, सिर्फ थोड़ा मत, मैंने आप सभी से कहा कि यू हैव टू गो थ्रू दिस। देखिए, आप सभी एक बात बता दें, जैसे लोग जो सफल होते हैं असफल होते हैं ना, उनके बीच जो अंतर होता है यही होता है। मैं आप लोगों को बार बार बता दूं, जैसे यदि आपने जिन लोगों ने सर्च किया है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिन्होंने ये जानने की कोशिश की है कि ये लिखा है तो किसने लिखा है, तो आप जब भी इसको इंटरनेट पर डालेंगे ना, तो ये केवल इतने वर्ड नहीं आएंगे, इनके साथ और भी कुछ वर्ड्स आएंगे। तो आपको बस अपने आंसर से नहीं मतलब था, थोड़ा सा और देखना था। अगर कुछ लाइन अच्छी लगे तो उसे और पढ़ लीजिए, लेकिन आप में से पढ़ने की कोशिश नहीं की गई किसी के द्वारा। तो चलिए अभी हम दिखाते हैं वो सारी लाइन। फिलहाल अभी हम बढ़ते हैं तेजी से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, तो इनको देख लीजिए। लेकिन मैं बार बार कहूंगा कि सिर्फ इतनी लाइन से जरूरी नहीं कि ये आपने देख लिया तो सिर्फ इतनी ही, इनके नीचे की भी लाइन आ सकती है। अब देखो, व्हेन इट वाज डन, व्हेन इट इज डन, देन इट वर वेल इफ इट वर डन क्विकली। तो ये शेक्सपियर की लैंग्वेज है, बहुत ज्यादा लैंग्वेज पे ना जाके सिर्फ हिंदी मीनिंग पे जाइए, और सिर्फ ये है कि व्हेन इट वाज डन, इफ इट वर डन, व्हेन इट इज डन। इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज जब किया जाना है, ठीक है, तो उसे होना ही है। अगर ये चीज होना ही है तो क्यों ना, अगर ये सबके भले में है, हित में है, स्पेशली मेरे, तो क्यों ना इसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी किया जाए। ठीक है, तो एक्चुअली मैकबेथ किंग डंकन को मारने के लिए तरह तरह से विचार करते हैं, सोचते हैं, तर्क करते हैं। तो वो बार बार डाउट में है कि क्या मैं किंग डंकन को मारूं कि ना मारूं, मारना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन ये है कि उनके मन में एम्बिशन भी है, वाल्टिंग एम्बिशन है कि नहीं नहीं हमें किंग बनना है। तो फिर फाइनली, और फिर लेडी मैकबेथ इनको बार बार इंस्टिगेट करती है कि नहीं नहीं, अगर तुम्हारे अंदर मैन की क्वालिटी है तो तुम किंग डंकन को मार दोगे। ठीक है, और तुम्हें इतना ही बार बार पीछे हटना था तो तुमने क्यों लेटर लिख के भेजा, मुझे क्यों बताया कि तुम भी राजा बनना चाहते हो। तो फिर उसके बाद मैकबेथ एकदम डिटरमाइंड हो जाते हैं कि जब करना ही है तो फिर कर दिया जाए। ठीक है, अगर ये मेरे भले में है, सबके भले में, तो फिर मार ही देते हैं। ठीक है, तो ये है, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी किंग डंकन को मार देते हैं। ये यहाँ पे प्लान है एक्ट 1 सीन 7 में। यहाँ पे मैकबेथ डिटरमाइंड होते हैं, और एक्ट 2 सीन 1 में मैकबेथ क्या करते हैं कि एकदम अब चले जाते हैं। जैसे आप सभी ने डैगर सीन सुना होगा, डैगर सीन सुना आपने? तो डैगर इसको दिखता है, जो कि अभी तुरंत अगले कोटेशन में देख रहे हैं कि इज दिस अ डैगर व्हिच आई सी बिफोर मी, द हैंडल टुवर्ड्स माय हैंड। ठीक है, तो मैकबेथ को अचानक डैगर दिखाई देने लगता है। तो एक्ट 1 सीन 7 में मैकबेथ डिसाइड करते हैं कि अब तो भैया हम मार देंगे। किसको मार देंगे? किंग डंकन को। अब रुकना नहीं है, आई हैव टू किल किंग डंकन एट एनी कॉस्ट, बिकॉज एंड आई हैव टू डू इट वेरी फास्ट। ओके, अब देखिए एक्ट 2 एंड सीन 1 के फर्स्ट सीन में आप देखते हैं कि मैकबेथ को हेलुसिनेशन, इसको हेलुसिनेशन सीन भी बोलते हैं, यानी ये एक्चुअली इनके दिमाग का भ्रम है। इनको वास्तव में कोई डैगर दिखाई दे, बस इनके दिमाग में दिखाई देता है, सिर्फ इनको दिखाई देता है, वो किसी और को दिखाई नहीं देता है। तो इनको अचानक डैगर दिखाई देने लगता है, और डैगर वो किंग डंकन के चैम्बर की ओर जाता हुआ दिखाई देता है, उसी की ओर उसका वो रहता है, फेस रहता है। तो अब यहाँ पे मैकबेथ जो है बिल्कुल एकदम, जैसे अब ये समझ लीजिए कि मैकबेथ एकदम तैयार है किंग डंकन को किल करने के लिए। डैगर सीन बस इतना ही दिखाता है कि मैकबेथ के माइंड में जो किलिंग का पूरा वो बीज है वो बहुत ज्यादा बड़ा रूप ले चुका है, और अब मैकबेथ बस कुछ ही पलों में किंग डंकन को मारने वाले हैं। तो ये डैगर सीन एक तरह से समझ लो किलिंग सीन को प्रीसीड करता है, एकदम ठीक उसके पहले का सीन है। और फिर इसी डैगर सीन के एंड होते ही आप पाएंगे दूसरे एक्ट में जाएंगे, एक्ट 2 सीन 2, और वहां पे हमें पता चलेगा कि मैकबेथ आ चुके हैं बाहर। लेडी मैकबेथ को डर है कि मैकबेथ किंग डंकन को मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे, लेकिन फिर मैकबेथ आ जाते हैं और कहते हैं कि नाउ इट इज डन। ठीक है, और फिर लेडी मैकबेथ को पता चल जाता है कि यस किंग डंकन हैज बीन किल्ड। ठीक है, तो याद रखना अच्छी तरह से कि एग्जाम में अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वी फाइंड डैगर सीन इन विच एक्ट एंड सीन, तो ध्यान रखना
एक्ट 2 सीन 1। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन विच एक्ट एंड सीन मैकबेथ किल्स किंग डंकन, तो बताइए कौन सा एक्ट एंड सीन होगा एवरीवन। अब वो अलग बात है कि सीन फर्स्ट में मार दिए होंगे क्योंकि वो जाते हैं डैगर के साथ, लेकिन हमें इससे इंफॉर्मेशन मिलती है एक्ट 2 सीन 2 में। ठीक है, तो ये याद रखना कि आप एक्ट 2 Yes, sir. सीन 2 को ही बोलेंगे। अभी हम आपको लाइन भी दिखाएंगे, बहुत बढ़िया से देखने वाले हैं आप। फिर उसके बाद आते हैं विचेज, फिर मिलती हैं हमें दोबारा जबल जबल ट्वाइल एंड ट्रबल फायर बर्न एंड कॉल्ड्रन बबल। बताइए ये कौन बोल रहा है? एक विच, टू विच, सेकेंड विच, थर्ड विच की सब, ऑल द विचेज। ओके, ऑल द विचेज स्पीक टुगेदर। ठीक है, सारी विचेज एक साथ बोलती हैं। ठीक है, एक साथ, ये याद रखना है, विचेज एक साथ बोलती हैं। और ये वो सीन है जब अब यहाँ पे मैकबेथ दोबारा विचेज को फेस करने वाले हैं। आपने पहली बार विचेज से मैकबेथ को फेस करते हुए किस एक्ट और किस सीन में देखा है? जल्दी से, एक्ट 1 सीन 3 में वो मैकबेथ से मिलती हैं। तो एक्ट 1 सीन 2 में क्या होता है? फिर जल्दी से, एक्ट 1 सीन 2 क्या है? वहां पे हम किंग डंकन से मिलते हैं पहली बार, और वहां पे किंग डंकन को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। ठीक है, एक वुंडेड सोल्जर आता है, इन्फॉर्मेशन देता है कि उस समय क्या हो रहा है, बैटलफील्ड का पूरा डिस्क्रिप्शन देता है किंग डंकन को, और वो मैकबेथ की तारीफ करता है। ठीक है, बताता है। फिर उसके बाद रोज भी मैकबेथ के बारे में बताते हैं कि मैकबेथ ने कैसे क्या किया। ठीक है, और फिर उसके बाद से जो है किंग डंकन बहुत खुश होते हैं, और ये रोज को बोलते हैं कि तुम जाओ और मैकबेथ को ये संदेशा दे दो कि भाई हम उनकी बहादुरी से बहुत खुश हैं, और उनको एक और अवार्ड करते हैं, और उनको थेन ऑफ ऑर्डर बनाते हैं। और थेन ऑफ ऑर्डर जो पहले था उसको एग्जीक्यूट करने का आदेश इसी सीन में दिया जाता है, एक्ट 1 सीन 2। क्लियर है सभी को? चलिए, मैकबेथ शैल नेवर वैंक्विश्ड बी अंटिल ग्रेट बिरनम वुड टू हाई डंसिनेन हिल शैल कम अगेंस्ट हिम। बताइए ये कहां पे बोला गया है और किसने बोला है? ये बोलने वाले कौन है? एक्चुअली 3 अपरेशन 1 बाय 1 आते हैं। ठीक है, पहला अपरेशन आता है, फिर दूसरा अपरेशन आता है, फिर तीसरा अपरेशन आता है। तो ये जो थर्ड वाला अपरेशन है, जैसा कि अभी किसी ने बताया, किसने बताया? टेल योर नेम। Yes, sir, Kajal. हाँ, बहुत अच्छे से। तो थर्ड अपरेशन जो है वो आता है, और वो ये चीज बताती है। ठीक है, और थर्ड अपरेशन जो आता है वो किस फॉर्म में आता है ये भी ध्यान रखिए। एग्जाम का क्वेश्चन है कि जो तीनों अपरेशन आते हैं उनके फॉर्म क्या है। पहला वाला अपरेशन आता है वो दूसरे रूप में, दूसरा वाला दूसरे में, तीसरा वाला तीसरे तरीके से। तो ये जो तीसरा वाला आता है, एक चाइल्ड आता है, उसके हाथों में एक वृक्ष है, पेड़ है छोटा सा, और उस पेड़ को लिए आता है, वो ये अनाउंसमेंट करता है। तो अभी मैं अपरेशन सीन भी आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। फिलहाल अभी आप लोग ये देखते चलिए। तो इसमें 3 अपरेशन आते हैं। ये भी एग्जाम के आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि हाउ मेनी अपरेशंस वी आर इंट्रोड्यूस या वी इनकाउंटर इन द प्ले मैकबेथ, या इन एक्ट 4 सीन 1। तो कितने अपरेशंस हैं जल्दी बताइए, फास्ट। पहले से जानते हो 3 विचेस हैं। ठीक है, लेकिन आप पहली बार एक्ट 4 सीन 1 में आप पाओगे कि 3 विचेस और आती हैं, जो हेकेट आती हैं। जो हेकेट कौन है सबसे पहले ये बताइए? हेकेट, ये ध्यान रखना आप। और जब हेकेट, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका आपके एग्जाम में, तो जब हेकेट आती हैं तो इनके साथ 3 विचेस और आती हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो टोटल 6 विचेस हो जाती हैं कुछ समय के लिए। मतलब ये बस जानकारी के लिए रखिए, है ना। और फिर उसके बाद वो चली जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। फिर मैकबेथ को जवाब कौन देता है? ये 3 जो अपरेशंस हैं ये बारी बारी से जवाब देते हैं। ठीक है, और वो मैकबेथ की किसी बात को सुनते नहीं है। मैकबेथ कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं, तो विचेज उनको स्टॉप कर देते हैं कि ये सब जानते हैं, तुम इनको कुछ मत बताओ, और इनको कमांड भी मत दो। वो बस आती हैं, अपना बोल के गायब हो जाती है जो ऑपरेशंस हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे कोटेशन में क्या हो रहा है ना कि मैकबेथ शैल नेवर वैंक्विश्ड। वैंक्विश्ड मतलब डिफीटेड। ओके, तो मैकबेथ को कभी भी डिफीट नहीं किया जा सकेगा। कब तक? अंटिल ग्रेट बिरनम वुड टू हाई डंसिनेन हिल। तो जो मैकबेथ का कैसल है वो कहाँ पे है? वो डंसिनेन हिल पे है। तो ये कह रहे हैं कि मैकबेथ को तब तक कोई डिफीट नहीं कर पाएगा तब तक कि जो आपकी ग्रेट बिरनम वुड है, जो ग्रेट बिरनम जंगल है, जब तक वो खुद जो है अपने आप चल के नहीं आ जाएगा मैकबेथ के कैसल के पास, जो कि हाई डंसिनेन हिल पे स्थित है। हाँ, और ये कैसे उनके अगेंस्ट में नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रहा है। यानी जब तक कि जो बिरनम एक वुड है जो कि वहां पे पास ही में है जहां मैकबेथ का कैसल है, तो ये अनाउंस किया गया है, प्रोफेसी की गई कि जब तक कि वो जंगल के जो पेड़ हैं वो अपने आप मैकबेथ के अगेंस्ट में, मैकबेथ के कैसल के पास नहीं आ जाते, तब तक मैकबेथ को कोई हरा नहीं पाएगा। अब क्लियर हुआ? बोलिए भी अगर क्लियर हो तो, नहीं तो फिर Yes, sir, it's clear. हाँ, तो ठीक है। तो ये प्रोफेसी है थर्ड अपरेशन के द्वारा, लेकिन अब देखते हैं ये प्रोफेसी बाद में सत्य साबित होती है कि नहीं होती है। हाँ, और ये सत्य साबित हो भी जाती है, आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग अपनी कॉपी में कहीं पर लिख लीजिए थर्ड अपरेशन। ठीक है, आगे। आउट डैम्ड स्पॉट, आउट आई से। ये कौन बोल रहा है भाई? लेडी मैकबेथ, बहुत सही। तो लेडी मैकबेथ ये क्या बोलना चाहती है? कह रही है आउट डैम्ड स्पॉट,
हाथों से। तो वो जो ब्लड है ना, वो जब से किंग, अगर आप इसको पहले एकदम एक्ट 1 सीन 5 से तुलना करें, और स्पेशली आप आ जाइए एक्ट 2 सीन 2 से, जब किंग डंकन को किल करके, देखिए मैं बार बार एक्ट बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना। एक्ट 2 सीन 2, व्हेन मैकबेथ किल्स किंग डंकन, जब मैकबेथ किंग डंकन को मार देता है, ठीक है, तो उस दौरान मैकबेथ आता है तो बिल्कुल ये हक्का बक्का रहता है, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसने किल तो कर दिया, और इसके हाथ में डैगर है, और डैगर में क्या है, खून लगा हुआ है, और वो जिस रास्ते से आया है वहां भी ब्लड पड़ा हुआ है। तो लेडी मैकबेथ कहती है कि तुम क्यों इतने डरे हुए, इसको ले जाके डैगर को वहीं रख दो। और ये जो, जैसा कि हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था कि हम लोग क्या करेंगे कि उनके चेहरे, उनके बॉडी पे ब्लड को लगा देंगे, और इस तरह ये पता चलेगा कि उन लोगों ने, जो गार्ड है किंग डंकन के, उन्होंने मारा है। तो आप ऐसा कर दो। तो मैकबेथ फिर भी कुछ नहीं बोलते हैं, साइलेंट रहते हैं, कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। तो लेडी मैकबेथ कहती है कि ये कौन बड़ी चीज है, लाओ मैं अभी तुरंत इसको साफ कर देती हूँ पूरे ब्लड को, और वही पूरे डैगर को लेती हैं, उसको साफ करती हैं, पूरे ब्लड को जहां जहां पड़ा रहता है साफ करती हैं, और उन सबके बॉडी पे पूरे ब्लड को लगा देती हैं, जो बॉडी गार्ड्स होते हैं। तो उस समय उनके लिए बहुत ही छोटी बात लगती है, लेकिन आज वो जो ब्लड के क्लॉट्स हैं, जो ब्लड है, वो बार बार उनके स्पॉट्स जो है उनके हाथों पे, ऐसा उनको बार बार लग रहा है जैसे वो बीमार हैं, तो उनके हाथों पे ब्लड लगे हुए हैं, और वो ब्लड उनको बहुत ज्यादा एक तरह से स्मेल कर रही है, बदबू दे रही है उनके हाथों पे। तो वो बहुत ज्यादा इस बात को लेकर परेशान है, और इसीलिए कहती हैं, कहां पे लाइन था, यस, आउट डैम्ड स्पॉट, मतलब ये जो स्पॉट है, यानी जो ब्लड के निशान है, ये क्यों नहीं मिट जाते हैं, ठीक है, मैं तुमसे बोलती हूँ, मतलब स्पॉट को ये बोलती है एक तरह से कि क्यों नहीं तुम लोग हट जा रहे हो, क्यों नहीं मेरे हाथों से चले जा रहे हो, दूर हो जा रहे हो, ऐसे आई कमांड यू। लेकिन वो कहाँ जाने वाले हैं, ये तो मन का स्पॉट है, मन के वहम हो गया है कि मेरे हाथों में ब्लड लगा हुआ है, ये कभी साफ नहीं हो सकता। ये जो गिल्ट है लेडी मैकबेथ का, वो उसे बार बार फोर्स कर रहा है कि उसके हाथों में अभी भी ब्लड है, उन लोगों ने कोई गलत काम किया है, ठीक है। तो यहाँ पे लेडी मैकबेथ जो है वो एक गिल्ट में जी रही है बार बार, ठीक है। और वास्तव में देखा जाए तो लेडी मैकबेथ ने सिर्फ एक ही बार गलत काम किया, और मैकबेथ का साथ दिया किंग डंकन को मारने में। उसके बाद से लेडी मैकबेथ के किसी भी प्लान में उसके साथ नहीं है। लेकिन जितनी भी किलिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, सब उसे पता चल रहा है, और वो कुछ कर नहीं सकती, इसलिए वो असहाय है, वो बहुत ही परेशान है, ठीक है। और यहीं पे यदि आप सभी ने पढ़ा होता तो आपको एक लाइन मिला होता, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया कैन नॉट सूटेड टू हैंड। पाया किसी ने पढ़ते समय? Yes, यस, I remember. हाँ, ये बहुत ही फेमस सीन है, फेमस लाइन है। तो ये आप लोग वहीं नोट कर लें कि एक्ट 5 सीन 1 में सेम इसी के ठीक पहले या बाद में लाइन कही गई है, तो याद रखते हैं। तो यानी अरब के परफ्यूम बहुत ही, मतलब माने जाते हैं कि बहुत ही ज्यादा वो स्ट्रांग होते बहुत हैं, फेमस होते हैं, बहुत ही फेमस होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। मतलब अगर थोड़ा सा स्प्रे कर दो तो जहां जाओगे पता चलेगा परफ्यूम लगा के आप आए हो। तो अब ये कह रही है कि जितना अरब के परफ्यूम है, यदि पूरे ला के उड़ेल दिया जाए इनके हाथों पे, तो इनके जो हाथ से स्मेल आ रही है उसे दूर नहीं किया जा सकता। तो ये हाइपरबोलिक का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा सभी को। भाई कोई है जिसको डाउट है? एनीवन? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। अब फिर लेडी मैकबेथ यहीं पे और भी कुछ लाइनें बोल रही हैं। क्या बोल रही हैं? व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, यानी जो किया जा चुका है इसे अब हम अनडन नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो लाइन आप सभी को पता हो, ये तो एकदम सिंपल सा सिचुएशन में कोई दिक्कत नहीं है कि भाई जो किया जा चुका है उसे तो अब अनडन नहीं कर सकते। यानी लेडी मैकबेथ अब इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा अफसोस में है कि हमने किंग डंकन को क्यों मार दिया। और अब जो हम मार चुके हैं, अब तो भाई हम बिल्कुल भी उसे हम अंडर नहीं कर सकते, अब तो किंग डंकन की डेथ हो चुकी है। एक्चुअली ये वाली लाइन जो है ना, अक्सर लोग मिस्टेक कर देते हैं, ये सोचते हैं कि ये मैकबेथ ने बोला है, और ये अक्सर लोग मिस्टेक कर देते हैं। लेकिन आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, इसे किसने बोला है? लेडी मैकबेथ। सिचुएशन सभी को क्लियर है ना कि अब तो असहाय अपने आप को, अपनी जो भी है प्रॉब्लम को यहाँ पे शेयर कर रही हैं हम लोग के साथ, जो स्पेक्टेटर्स हैं, और यही कह रही हैं कि अब तो जो किया जा चुका है उसे वापस नहीं लिया जा सकता, ठीक है। 10th देखते हैं, 10वें नंबर पे। नाउ डज ही फील्स his title hang loose about him like a giant's robe upon a dwarf thief। ये बहुत अच्छी लाइन है, और ये लाइन किसने बोला है भाई? एनीवन फ्रॉम द ग्रुप। ये तब बोलते हैं ना जब अब जो ब्रिटिश सेना है मैलकॉम के नेतृत्व में जा चुकी है, कहाँ पे आ चुकी है? मैकबेथ के पास, यहाँ पे। और अब ये लोग जो है एकदम बिल्कुल इनको पता है कि मैकबेथ को कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मैकबेथ के आर्मी के भी बहुत से लोग इनके पास मिल रहे हैं, और ये मैकबेथ को गुस्से में बोल रहे हैं कि मैकबेथ वास्तव में कुछ बहुत वो नहीं है, एक तरह से ड्वार्फिश थीफ है। मैकबेथ को यहाँ पे ड्वार्फिश थीफ की तरह बोला गया, मतलब एक ऐसा थीफ जो बहुत ही नाटे कद का है, बहुत ही छोटे कद का, बहुत ही छोटा आदमी है वो, और उसने किस तरह अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है? जैसे वो जाइंट हो। जाइंट समझते हैं? Yes, sir. जाइंट मतलब दानव, जैसा कि आप सुने होंगे, जो कि बहुत बड़े विशालकाय होते हैं। तो मतलब हैं तो ये बहुत ड्वार्फिश, लेकिन अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? जैसे ये बहुत ही लंबे चौड़े विशालकाय प्राणी की तरह हो, जाइंट की तरह हो, ठीक है। और
वास्तव में है नहीं, और इन्होंने जाइंट के कपड़े पहने हुए हैं। रोब का मतलब कि उसके एक्सेसरीज जो होते हैं जो ऊपर से पहने जाते हैं, आउटर गारमेंट, ठीक है। तो हैं तो ये ड्वार्फिश, लेकिन अपने आप को ये जाइंट के एक तरह से कपड़े पहन के ऊपर से आउटर फिट पहन के अपने को दिखा रहे हैं कि हम जाइंट हैं, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी ही बर्बाद होने वाले हैं, किंग की टाइटल इनसे छीनी जाने वाली है और इनका खेल अब खत्म होने वाला है, ठीक है। तो अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा और ये लाइन याद रखिएगा, लाइक अ जाइंट्स रोब अपॉन अ ड्वार्फिश थी। ओके, फिर उसके नेक्स्ट वाला, आई अगेन टू बी अवेरी ऑफ सन एंड विश टू द स्टेट ओ द वर्ल्ड वर नाउ अनडन। बताइए भाई ये कौन बोल रहा है? हाँ, बहुत सही। लेकिन उसमें जो मेन एग्जैक्ट सिचुएशन है जानती हैं क्या है? वो एग्जैक्ट सिचुएशन ये है कि अचानक कोई एक सोल्जर आके बोलता है कि जो बिरनम उड है, ठीक है, वो जो है कैसल की ओर आ रहा है, चलते हुए आ रहा है। तो अब मैकबेथ यहाँ पे बिल्कुल निराश हो जाते हैं, क्योंकि अब उनको लगता है प्रोफेसीज तो सब लगातार एक के बाद एक सत्य साबित हो रही हैं, ठीक है। तो इसलिए वो निराश हैं और इसलिए वो ऐसा बोलते हैं कि अब जो है वीरी ऑफ द सन का मतलब कि ये जो दिन है, मतलब अब मैं सूरज देखने का बहुत वीरी हो गया, अब मतलब मैं थक गया हूँ सूरज को देखते देखते। तो इसका मतलब क्या होगा, यानी अब लेडी मैकबेथ का भी डेथ हो गया और मैं भी अब मर्डर करते करते, हत्या करते करते मेरा भी मन भर गया है। अब मैं इस दुनिया से जाना चाहता हूँ, अब मुझे सूरज और देखने की इच्छा नहीं है, ये चीज है, ये बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी अपने आप को तैयार करते थे, लेकिन बिना लड़े तो मैं हार नहीं मानने वाला। अब आते हैं 12 पे। मैकबेथ वाज फ्रॉम हिज मदर्स होम अनटाइमली रिप्ड। बताइए, रिप्ड मतलब टेकन आउट, ठीक है। जी। तो ये एक्चुअली इनको एक प्रोफेसी है। आप फिर वो प्रोफेसी याद करिए जो थर्ड अपैरिशन बोलती है। क्या बोलती है प्रोफेसी? एनीवन? आई रिमेम्बर जो सिजेरियन बर्थ से होगा वही मर्डर कर सकता है। नहीं, बहुत सही, बहुत अच्छी, मैकबेथ का। बहुत सही। तो ठीक है, वो जो थर्ड विच बोलती है कि कोई भी जो है, वो लाइन बोलिए ना भाई आप लोग, जो थर्ड अपैरिशन बोलती है कि मैकबेथ तब तक डिफीट नहीं किया जा सकता, वो तो अच्छा, वो ठीक है, वो वहां पे बात बोली नहीं गई है। हाँ, ये नहीं, ये किसी विच ने बोला है, ये किसी अपैरिशन ने बोला है, वो हम देखते हैं। एक्चुअली ये बोला गया है सेकंड अपैरिशन ने बोला है, ठीक है। तो अभी हम इस लाइन को भी आपको दिखाएंगे, अपैरिशन सीन दिखा के। तो फिलहाल यहाँ पे मैकबेथ को ये पता है, सेकंड अपैरिशन ने पहले ही बोल दिया था कि भाई मैकबेथ को कोई भी ऐसा पर्सन जो कि वुमेन के वार्म से यदि उसकी बर्थ हुई है तो नहीं मार सकता। ये तो नेचुरल जिसका बर्थ हुआ है वो किल नहीं कर सकता मैकबेथ को। तो यहाँ पे मैकबेथ यही चीज बोल के बहुत खुश होते हैं, ठीक है। तो मैकबेथ बोलते हैं कि नहीं, यू आर रॉन्ग, ओके, आई हैव बीन टेकन आउट फ्रॉम माय मदर्स वूम अनटाइमली, सो आई हैव नॉट टेकन अ नेचुरल बर्थ, ओके, तो आई एम लेबल टू किल। तो अब जो है यहाँ पे ये बोल देते हैं, तो अब मैकबेथ की बिल्कुल हालत खराब है और उसके बाद मैकबेथ एकदम हार मान लेते हैं और फिर ये मैकबेथ को मार के और उनके सर को काट के और मेलकाम के पास जाते हैं और कहते हैं कि हेल द किंग, नाउ यू आर द किंग ऑफ द स्कॉटलैंड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अगर आप लोगों को वीडियो देखे होते तो वीडियो में बड़ा अच्छा लगता है, लास्ट में वो ना मैकबेथ के सर को काट के लेके जाते हैं और फिर उसके बाद जब ये सीन बोलते हैं, फिर उसके बाद मेलकाम उसके हेड को लेकर कुछ स्पीच देते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो देखा ही नहीं भाई, ठीक है। तो ये किसने बोला है? मैकडफ। फिर सबसे लास्ट वाला देखते हैं कोटेशन, ले ऑन मैकडफ एंड डैम्ड हिम, द फर्स्ट क्राइज होल्ड इनफ, ठीक है। तो उसके बावजूद भी जो है, ये एक्चुअली पहले बोलते हैं मैकबेथ, ठीक है, मैकडफ के लिए और लड़ने के लिए, क्योंकि नाउ तैयार हो जाओ मैकडफ, ठीक है, लड़ने के लिए। और फिर उसके बाद ये मैकडफ से लड़ते हैं और फिर आप सभी को पता है कि हार जाते हैं और फिर उनके सर को काट के लेके जाते हैं। तो मेरे ख्याल से सभी को कोटेशन क्लियर हो गए होंगे। एनी डाउट टू एनीवन? तो अच्छा लगा आप लोगों को कोटेशन वाली क्लास? कुछ आप लोग को दिखा देता हूँ भाई, जैसे थर्ड अपैरिशन, तीनों अपैरिशन वाला सीन दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में मैंने यहाँ पे सिर्फ एक कोटेशन लिया है, लेकिन एग्जाम में तीनों अपैरिशन से रिलेटेड पूछ सकता है कोई भी क्वेश्चन कि फर्स्ट अपैरिशन किस फॉर्म में था, सेकंड अपैरिशन किस फॉर्म में था, थर्ड वाला तो आपने देख ही लिया।